की हम जो क्लास बिलियन में न्यूमेरिकल से रिलेटेड करेंगे, जिसमें आपको पहले सबकी डेफिनेशन को बता दिया गया है पहले की क्लास में, और आज हम मूल प्रभास से रिलेटेड न्यूमेरिकल को लगाएंगे। जो हमें न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें दिया गया है 36 ग्राम जल तथा 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के बिलियन में जल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभास ज्ञात करें। तो देखो, मोल प्रभास ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो दोनों चीजें दी गई हैं, जल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों के मोलों की संख्या को ज्ञात करना होगा। और मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान और बटे में अणुभार। सबसे पहले हम जल के मोलों की संख्या ज्ञात करें। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या के लिए जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है 36 और अणुभार कितना दिया गया है 9। इसका जल का अणुभार निकालें। जल का अणुभार, जल का अणुभार के लिए H2O केमिकल फॉर्मूला होता, इसका निकालेंगे H का 1 × 2 + 16, ये आ गया 18, यानी जल का अणुभार कितना निकला 18। तो इसमें अपॉन 18, तो जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई H2O में, मोलों की संख्या इसको एक हम नया नाम दे देते Na, इसकी वैल्यू आ गई अपनी 2। अब दूसरी चीज कौन सी दी गई अपन को, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में मोलों की संख्या के लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल में मोलों की संख्या सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान और बटे में उसका अणुभार। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2SO4। H2SO4 के लिए देखो 1 × 2 प्लस सल्फर का होता 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, ये हो गया 2, ये हो गया 32, ये हो गया 64, 4 2 6 8, ये आ जाएगा आपका 98। ये किसका अणुभार है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल मोलों की संख्या के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान कितना था 98, और अणुभार भी कितना निकला इसका 98। ये इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब इसके मोलों की संख्या के लिए हम H2SO4 में मोलों की संख्या तो एक नाम दे देते हैं NB, जो आई है हमारी 2। अब सबसे पहले हम जल का मोल प्रभार निकालेंगे। जल का मोल प्रभार, तो जल का मोल प्रभार के लिए जल के मोलों की संख्या कितनी थी Na, और बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, बिलियन में जो बिलियन बना है उसमें मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी Na + Nb। Na + Nb क्या कह रहे हैं, अच्छा Nb की वैल्यू जो 2 है, ठीक है, 1 है, और Nb की Nab 2 है, ठीक है, ठीक है। Na की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1, Na की वैल्यू है 2, और Na + Nb, Na 2 + 1 कितनी आ गई, 2/3। अब H2SO4 का निकालेंगे हम। H2SO4 का मोल प्रभार
H2SO4 का मोल प्रभाज, तो H2SO4 के मोलों की संख्या NB और अपॉन में विलयन के कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। Nb की वैल्यू अपने पास कितनी थी? 1। Na प्लस Nb 2 प्लस 1 यानी ये आ गई 1/3। और इसकी आंसर की चेकिंग के लिए एक मेथड है कि जो दोनों मोल प्रभाज आए हैं जल का और H2SO4 का, अगर इन दोनों का टोटल करा जाए, जल का कितना था? 2/3 और H2SO4 का कितना था? 1/3। इसकी अगर सॉल्विंग करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए? 1। कभी भी आंसर की चेकिंग अगर आपको करनी है, कितने भी मिस पदार्थ दी गए हैं किसी विलयन में, तो उनके सभी के अलग अलग हम मोल प्रभाज निकालेंगे, उसके पश्चात उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर उनकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। या फिर दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है, जैसे हमने जल के मोल प्रभाज के लिए आंसर निकाला था 2/3, जल का निकाला था, उसके बाद H2SO4 का निकालना। तो H2SO4 का हम कैसे निकाल सकते हैं? H2SO4 का मोल प्रभाज, ये मान के चलो ये आपका सेकंड मेथड है। एक का हमने निकाल लिया है, तो दूसरे का अगर हमें निकालना है तो 1 में से पहले वाले को घटा देंगे, पहले वाले मोल प्रभाज को 1 - 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1/3। या फिर आप ऐसे लग निकाल लो दूसरा, या फिर वो तरीके से अपने फॉर्मूले से निकाल लो। तो पहले जल का मोल प्रभाज अलग निकाला हमने और H2SO का मोल प्रभाज अलग निकाला। या फिर आप किसी एक का निकाल लो और दूसरे का निकालना हो तो 1 में से उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो दूसरे का निकल आएगा। और आंसर की चेकिंग के लिए यहाँ पर तो मान के चलो 2 ही है, कभी 3 भी हो सकते हैं। तो सबका अगर ऐड करेंगे आंसरों का तो कितना आएगा? वो 1। ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल मोल प्रभाज का, इसको आप अच्छे से समझ लें। तो देखें आप, 1 लीटर विलयन में विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। वहां पर हमने जब मोलरता को पढ़ा था तो उसका भी एक साइन याद रखा था, किससे प्रदर्शित कर देते? कैपिटल M से, और मोलरता को स्मॉल m से। तो यहाँ पर नॉर्मलता को भी हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से, यानी कि कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट किया जाता। तो कैपिटल N इक्वल टू इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे हम, तो विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या और बटे में विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन हम किसमें लेंगे? लीटर में। अब यहां पर बात आती है विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, इसको हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे कि विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालेंगे। विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर फॉर्मूला जो हमारा होता है विलय का भार और अपॉन में विलय का तुल्यांकी भार। अब बस यहां पर ही एक नया शब्द आ गया, तुल्यांकी भार। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े थे वहां पर विलय के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करते थे और मोलों की संख्या को बड़े आसानी से निकाल लेते थे। यानी कि मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या लिखते थे? द्रव्यमान बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। लेकिन यहाँ पर विलय का तुल्यांकी भार कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए हम देखेंगे। विलय का
तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है विलेय का अणुभार बटे में n, यानी ये n यहां पर एक चीज अणुभार भी जानते हम कि किसी भी यौगिक का अणुभार कैसे निकालते वो भी हम रिप्रेजेंट कर लेते, लेकिन यहां पर जो n है इस n का मतलब समझें। अगर हम किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकाल रहे तो यहां पर तत्व के लिए लिखें, तत्व के लिए लिखेंगे संयोजकता को, संयोजकता जिसको हमने पढ़ के रखा है बैलेंसी। ये किसके लिए करेंगे हम? तत्व के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकालना है, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकालना है तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता? अणुभार बटे में n। अगर विलेय का निकाल रहा है तो विलेय शब्द जोड़ दिया, यहाँ ऑक्सीजन का निकाल रहा है तो ऑक्सीजन का अणुभार बटे में n, ऑक्सीजन का अणुभार और बटे में n। अब ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। तत्व के लिए हम किस चीज को लेते हैं? उसकी संयोजकता को। संयोजकता कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का जो नंबर होता है परमाणु क्रमांक वो कितना होता है? 8। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,6। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 4 से जब ज्यादा होते हैं तो 8 में से इसको माइनस कर देते, यानी इसकी वैल्यू आ गई है 2। यानी इसकी जो वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, यानी इसकी जो बैलेंसी है, बैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी निकली है हमारी? 2। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16। बैलेंसी अपन ने कितनी फाइंड की? 2। 2 से इसको कैंसिल कराएंगे तो क्या हो गया? 8। दूसरा एग्जाम्पल लेते, क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन यहां पर बस समस्या होती है तुल्यांकी भार में। तुल्यांकी भार के लिए हम यहां पर अब आयन के लिए लेते हैं, जैसे मान के चलो Al+3 इस तरीके से ये आयन है और इसका हमें तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार तो आयन के लिए आप याद रखें, ये जो n है, ये n आया था फॉर्मूले में, यही आपको परेशान करेगा कि आयन की बात आ जाए तो n हम क्या लेंगे? आयनों की संख्या, n बराबर जो मान लेंगे आयनों की संख्या लेंगे। फॉर्मूला क्या होता? तुल्यांकी भार का Al का निकालना है, Al का तुल्यांकी भार Al+3 का तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला वही अणुभार बटे में n। यहां पर कर लो इसको अणुभार। एल्युमिनियम का अणुभार कितना होता है? 27। इसके आयनों की संख्या, कितने चार्ज लगे हैं इसके ऊपर? 3। तो इसका नंबर जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3। आयन में हमें आयन की संख्या देखनी है, तत्व में हमें किसको देखना है? संयोजकता को। इसको कैंसिल कराते, यानी कि Al+3 का जो तुल्यांकी भार है इसको E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर मान कितना आ गया? 9। यहाँ पर E की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? E बराबर इतना यहाँ पर आया था 8। हमने तत्व को समझ लिया, आयन को समझ लिया। अब अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं कंपाउंड को, यौगिक। यानी कि हम कोई यौगिक लिखते NaOH, ये तरीका कंपाउंड है, जिसको ये भी कह सकते हैं हम कि क्षार है। क्या है? क्षार। क्षारों की पहचान क्या होती है? उनके साथ OH जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? NaOH का तुल्यांकी भार हमें निकालना, तुल्यांकी भार, क्योंकि हमने तुल्यांकी भार के कई मेथड पढ़े और दिमाग के स्तर के ऊपर से जाते, उसमें लिखा रहता है कि अम्लों का निकाल रहा है तो उसकी भास्मिकता से भाग देते, क्षारों का निकाल रहा है तो अम्लता से। यहाँ पर बस आपको 3 बातें याद रखनी है तुल्यांकी भार में।
तत्व का निकालना है तो संयोजकता से भाग देंगे, आयन का निकालना है तो आयन की संख्या से भाग देंगे, और जब यौगिक आ जाए तब किससे भाग देंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पर जो लेंगे हम प्रॉपर यौगिक के लिए n बराबर लेंगे धनायनों या ऋणायनों की संख्या, धनायनों की संख्या लो या ऋणायनों की। NaOH जब अपने जलीय विलयन में टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और OH- बनाएगा, यानी इसमें धनायनों की संख्या 1 है और ऋणायनों की भी संख्या 1 है। अब तुल्यांकी भार का फॉर्मूला E क्या होता, अणुभार, NaOH का अणुभार निकालते हैं अपन, तो NaOH का अणुभार और अपॉन में n की वैल्यू क्या लेंगे, धनायनों या ऋणायनों की संख्या, NaOH में धनायन ऋणायन समान है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और NaOH का जो अणुभार होता है वो होता है 40 और बटे में 1 से भाग देंगे तो E की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी, 40 ही। बात समझे कि प्रॉपर जो फॉर्मूला था नॉर्मलता का, वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत हमें कहां पर हो रही थी, तुल्यांकी भार में। तो तुल्यांकी भार को हम किस तरीके से निकालेंगे, ये पूरा सेटअप लिखा है आपके साथ, और आगे की और कई एग्जाम्पल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, उसमें देखेंगे कि और सारे कंपाउंड लेंगे उनमें हम तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। अब इसका एक सिंबलिक फॉर्मूला और लिख लो नॉर्मलता का, ये तो अपन ने शब्दों में लिखा है, सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख लो W इंटू अपॉन में E इंटू V, अगर ये ml में ले रहे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई और कर दो आप, तो ये हो गया सिंबलिक फॉर्मूला। यहां पर W क्या है, विलेय का भार, E क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, और V क्या है, विलयन का आयतन। ये क्वेश्चन नॉर्मलता से जो रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन NaOH के 2 ग्राम 250 ml विलयन में घुले हैं तो इसकी नॉर्मलता की गणना करें। नॉर्मलता निकालनी है, नॉर्मलता के लिए हमारा फॉर्मूला जो है विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या अपन कैसे फाइंड करते हैं, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो विलय का भार हमें दिया गया है, विलय कौन सी चीज है, NaOH, NaOH क्या है, विलय है जिसका भार यानी W में दिया गया है 2 ग्राम। NaOH का हम तुल्यांकी भार निकाल लें, NaOH का तुल्यांकी भार जिसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला क्या था, अणुभार और अपॉन में n। इसके बारे में हम पिछली क्लास में जान चुके हैं कैसे निकालते हैं। NaOH का अणुभार जो होता है वो होता है 40 और n की वैल्यू, क्योंकि ये यौगिक है कंपाउंड, धनायन और ऋणायन की संख्या लेते तो वो होती 1 से इसमें भाग देंगे तो निकलेगी 40, यानी W की वैल्यू अपने पास ये आ गई और E की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई है 40। अब हमने नॉर्मलता का जो फॉर्मूला पढ़ा है सिंबलिक, वो क्या था, W इंटू E इंटू W अपॉन E इंटू B इंटू 1000। 1000 क्यों, क्योंकि विलयन का आयतन हमें ml में दिया गया क्वेश्चन में। अब सारी वैल्यू जो दी गई हैं उनको इसमें पुट करके W की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, E की वैल्यू तुल्यांकी भार अपन ने कितना निकाला 40, विलयन का आयतन दिया गया है, V की वैल्यू 250, यहाँ पर अलग से लिख ले रहे हैं कि V बराबर हमें कितना दिया गया था 250 ml, और इंटू में ऊपर था 1000। इसको इससे कैंसिल कराओ 4 बार, 4 से ये कैंसिल होगा 10 बार, 2 से 10 को कराया 5 बार, यानी कि विलयन की जो नॉर्मलता आई वो आई 1/5 और कैपिटल N, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।